नमस्कार। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के भविष्य के लिए खतरे की घंटी हैं। जिस तरह से इन तीन राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल अलग अलग धड़ों में विभाजित होकर एक दूसरे के खिलाफ विष वमन किए, एक दूसरे को हराने की भरपूर कोशिश किए, एक दूसरे पर हर तरह के ओछे आरोप लगाए, उसी का नतीजा है कि इन तीन राज्यों में इंडिया गठबंधन की इतनी करारी हार देखने को मिली है। और जिस तरह की करारी हार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स को मिली है, वह एक बार फिर इस थ्योरी को पुख्ता करती है, उसको सपोर्ट करती है कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर होती है, और जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बाकी क्षेत्रीय दलों मैदान में होते हैं, क्षेत्रीय दलों के नेता बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरते हैं, वहां वहां कांग्रेस पार्टी की स्थिति निहायत ही लचर और दयनीय होती जाती है। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी और बीआरएस आमने सामने थे, वहां पर हिंदी पट्टी के या हिंदी भाषी राज्यों के इन दलों का कोई खास महत्व नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, और जिस तरह से ये तीनों दल अब तक के हुए अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में परफॉर्म करते हैं, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि इन तीनों दलों की भूमिका भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की रहती है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस के पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट को डैमेज करने की रहती है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को शिकस्त देने की रहती है, और उसका सीधा पॉलिटिकल जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलता है। इसके पहले जिन भी राज्यों में चुनाव हुए जहां पर इन तीनों दलों ने चुनाव लड़ा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली, और इस बार भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और में जिस तरह से और राजस्थान में जिस तरह से इन तीन दलों ने चुनाव लड़ा है, इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 तक बरकरार रह पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा? नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी के सामने क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई क्रेडिबल, कोई महत्वपूर्ण चेहरा सामने लाया जा पाएगा कि नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक जो चुनाव परिणाम है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि देश की जनता या उत्तर भारत के राज्यों की जनता में अभी भी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बदस्तूर जारी है। हम कहें तो पूरे इस हिंदी पट्टी में, काऊ बेल्ट में आज भी नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जनता ने उतना भरोसा किया हो, जताया हो, जितना कि नरेंद्र मोदी पर करती दिखाई दी है। इसलिए जो मोदी गारंटी
का नारा दिया गया इन राज्यों के चुनाव में। तेलंगाना में भले ही ना चला हो, लेकिन तेलंगाना में भी बीजेपी का वोट का परसेंटेज बढ़ा है, उनकी सीटें बढ़ी है पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में। लेकिन इस उत्तर भारत के राज्यों में तो जबरदस्त लहर दिखाई दी है। मोदी लहर, मोदी गारंटी की लहर, मोदी का इम्पैक्ट, मोदी के करिश्माई नेतृत्व का फायदा बीजेपी को मिला है, बीजेपी के उम्मीदवारों को मिला है। और इस तरह की ऐतिहासिक कामयाबी शायद ही इसके पहले कभी बीजेपी को इन राज्यों में मिली। तो इससे एक बात तय हो गई है कि अब 2024 में एक बार फिर मोदी गारंटी, विकास और विरासत, इन्हीं मुद्दों को लेके बीजेपी चुनाव मैदान में जाएगी और केंद्र में तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। इस शर्मनाक हार के पीछे इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस पार्टी के क्या कारण रहे, इसका भी विश्लेषण करना जरूरी है। खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से विभाजित थी, खेमेबंदी की शिकार थी, नेताओं के अहंकार की शिकार थी। हम एक एक करके इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के गुटबाजी का विश्लेषण करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ को सबसे पहले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी तो यह फार्मूला तय किया गया था कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल के बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाएगी। लेकिन बाद में जब 2.5 साल पूरा हो गया भूपेश बघेल का, तो टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई और भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को हाशिए पर ले जाके खड़ा कर दिया। टीएस सिंहदेव अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी से नाराज रहे, भूपेश बघेल से नाराज रहे और बहुत दिन तक वे निष्क्रिय होकर अपने घर में बैठ गए थे। ऐन वक्त पर कांग्रेस के नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव को मनाया, समझाया, बुझाया और एकजुट होकर चुनाव में लगने की अपील की। टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक तौर पर भले ही कोई बयान न दिया हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा था कि वे इस बार के चुनाव में उस सक्रियता से काम नहीं कर रहे हैं जिस सक्रियता के साथ वे पिछले विधानसभा के चुनाव में काम किए थे, जब कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक कामयाबी मिली थी। ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी थी, उसने मध्य प्रदेश के बाकी नेताओं को हाशिए पर ही ढकेल के रखा। चाहे अर्जुन सिंह के बेटे हों, शोभा ओझा हों या और भी तमाम क्षत्रप थे जो मध्य प्रदेश में अपने दौर में एक महत्वपूर्ण मुकाम रखते थे, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। उन सभी नेताओं को हाशिए पर रखा और टिकटों के बंटवारे से लेके कैंपेन कमेटी तक हर तरफ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी अपना मनमानी करती रही। और यही कारण रहा कि जो ये अहंकार का तरीका था, जो उनकी कार्यशैली थी, वह पार्टी को एकजुट होकर चुनाव मैदान में कूदने के बजाय आखिर समय तक आपस में ही मान मनोबल में सारा समय गुजर गया। ऐन वक्त पर क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला को जरूर भेजा गया वहां, और रणदीप सुरजेवाला ने काफ़ी हद तक वहां की गुटबाजी को कम करने की कोशिश की, सभी धड़ों के नेताओं को एक साथ बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह प्रयास उतना कारगर नहीं हो पाया और बीजेपी मतदान के लगभग 2 महीने पहले से लगातार अपनी बढ़त एक बार फिर बनाने में कामयाब रही। और जो माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी की गुटबाजी का नुकसान उसको चुनाव में होगा, तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से जूझ रही थी,
नेताओं का अहंकार, नेताओं का जो आत्मविश्वास था, वह उसको चुनाव कैंपेन में धीरे धीरे पीछे ढकेलने लगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, कड़ी मेहनत, मोदी और अमित शाह का अपना प्लानिंग, और इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन में कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उसका भी राजनीतिक लाभ उठाने में बीजेपी पीछे नहीं रही। और जिस तरह की बयानबाजी चुनाव के दौरान अखिलेश यादव, मायावती, कमलनाथ और कांग्रेस के बाकी नेताओं के बीच में सुनने और देखने को मिली, उसका भी फायदा बीजेपी ने उठाया। अब मतदाताओं में एक मैसेज गया कि इंडिया गठबंधन में एका नहीं है, इंडिया गठबंधन में नेताओं में एकजुटता नहीं है, और इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट देने के बजाय एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व के प्रति, मोदी की गारंटी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता ने अपना भरोसा जताया। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो प्रस्तावित रैली थी, उसको भी कैंसिल कराकर कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन के प्रॉस्पेक्ट को, कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट को काफी हद तक प्रभावित किया, उसको नुकसान पहुंचाया। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर रहे जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी गुटबाजी के चलते, अपने पुअर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के चलते, अपने पुअर कैंपेन स्ट्रेटजी के चलते एक बार फिर चुनाव हार गई, और मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी के प्रति, मोदी के प्रति अपना विश्वास जताया। राजस्थान में भी कमोबेश वही स्थिति रही। अगर आंकड़ों पर जाए तो बीजेपी में 20 और कांग्रेस की तरफ से 19 के आसपास रिबेल कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे। बीजेपी भी आखिर समय तक गुटबाजी से जूझती रही, और कांग्रेस पार्टी भी आखिर समय तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की गुटबाजी को कम करने में उलझी रही। इसी बीच अरविंद केजरीवाल, मायावती, इन लोगों की जो कैंपेनिंग हुई, इन लोगों की जो बयानबाजी हुई, उसने भी कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केजरीवाल और मायावती और अखिलेश की बयानबाजी ने कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट को बुरी तरह से प्रभावित किया। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो एक असर्टिवनेस था बीजेपी नेतृत्व का, मोदी और अमित शाह का जो एक अपना तरीका था कैंपेनिंग का, बीजेपी ने चुन चुन के सभी सीटों पर जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा, और आखिर समय तक जिस तरह से पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, उसका सर्वाधिक राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। और इसीलिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक कामयाबी मिली, और कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस शर्मनाक हार से कोई सबक ले पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस शर्मनाक हार से सबक लेते हुए अपने इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को एक मंच पर लाकर, उनको भरोसा दिलाकर, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटेगी, या अभी भी वही मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह किसी चमत्कार के भरोसे नरेंद्र मोदी के इस नेतृत्व का, नरेंद्र मोदी के इस चुनाव प्रबंधन का मुकाबला करने के लिए 24 के चुनाव मैदान में जाएगी? क्योंकि अभी तक जो स्थिति दिखाई दे रही है, ज्यों-ज्यों 2024 का चुनाव नजदीक आएगा, त्यों-त्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैकड़ों इस तरह के कार्यक्रम और आयोजन होंगे जो कि भारतीय जनमानस को, भारतीय मतदाताओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे।
उनके मनोदशा को सीधे तौर पर अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या इंडिया गठबंधन के पास कोई अल्टरनेटिव है बीजेपी का, एनडीए का, नरेंद्र मोदी के उस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का, जिसके आधार पर वे देश की जनता के बीच में जाएं और देश की जनता को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हों कि वे नरेंद्र मोदी के मुकाबले बेहतर गवर्नमेंट देने में सक्षम होंगे अगर देश की जनता ने उनको चुनाव में जिताया, उनको अपना भरोसा दिया, अपना भरोसा जताया। ये $1 मिलियन क्वेश्चंस है जिसको एड्रेस करना कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को जरूरी है। और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है, नरेंद्र मोदी का जो साख है, उसके आगे जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हवा में उड़ गई, बाकी विपक्षी दल हवा में उड़ गए, उसी तरह से 2024 के चुनाव में भी गैर बीजेपी पार्टियां बुरी तरह से हार का सामना करेंगी, बुरी तरह से पराजित होंगी और एक बार फिर केंद्र की सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिस पर अपनी राय आप लोगों से साझा करना था। नमस्कार, थैंक यू।